शिक्षा का नया पर्व। जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का नवपर्व एकेडमी में। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का शंखनाद हो चुका है और आप सभी का सपना होगा छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने का। अगर आपका भी यही सपना है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने का, तो आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको उस लेवल का मेहनत करना होगा, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और साथ ही साथ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी बहुत ऊपर उठ चुका है। आपको उस लेवल का मेहनत करना है जिससे आप अपना एक पद ले सकें। अब आपको सिर्फ मेहनत नहीं करना है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। अब आप स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से जानना होगा। सिलेबस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वीडियो का लिंक वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप सिलेबस का जो वीडियो है मेरा वो आप देख सकते हैं। मैंने बहुत डीपली सभी चीज़ों को बताई है। अब आपको सिलेबस पता चल गया। अब सिलेबस पता चलना ही एक ज़रिया नहीं है। अब आपको दूसरा पड़ाव जो है वो आपका जो दूसरा चरण होगा वो आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें छोड़ना है। इस तरह का जो एनालिसिस है वो आप कर सकते हैं किससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी पर मैंने आज का जो वीडियो है वो बनाया है। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का जो अहम सब्जेक्ट है जो कि है CDP, इस पर हम बात करेंगे। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे, ये शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैंने क्वेश्चंस लेकर के आया है। इस वीडियो में हम उन सभी CDP के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही उनका डीप एनालिसिस भी करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान में बालक मुख्य रंग की पहचान करता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 वर्ष, ऑप्शन 3 में दिया गया है 3 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया गया है 4 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। आप भी अपना जो आंसर है वो कमेंट करते हुए चलेंगे। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 वर्ष में जो बालक है वो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ठीक है, अब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो देखते हैं। जो मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है एक बालक 5 वर्ष की आयु तक प्राथमिक रंग जैसे लाल, नीला, पीला इनको पहचान कर लेता है। ठीक है, उनके नाम बताने में वो सक्षम हो जाता है। क्या मैंने बताया? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माना गया है कि 5 वर्ष की आयु तक जो बच्चा है वो प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला को पहचानने और उनके नाम बताने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा 3 वर्ष और 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे, 3 वर्ष की आयु में बच्चा रंगों में अंतर कर पाता है, लेकिन रंगों के नाम के साथ सही पहचान वो 5 वर्ष में शुरू करता है। ठीक है, 3 वर्ष में क्या कर रहा है, वो रंगों में अंतर कर रहा है, लेकिन नाम के साथ उसका सही पहचान करता है वो 5 वर्ष में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन से हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है मैकडूगल, ऑप्शन बी में दिया गया है टरमैन, ऑप्शन सी में दिया गया है थार्नडाइक, ऑप्शन डी में दिया गया है बर्ट। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर सी थार्नडाइक। थार्नडाइक इसका करेक्ट आंसर होगा। और इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, थार्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। थार्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, ऑप्शन ए बहुत बुद्धिमान है, बी में दिया गया है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। किसको बोलेंगे सृजनात्मक शिक्षार्थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होता है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। अधिगम अक्षमता बोल रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। कौन इनमें से शामिल नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन बी में दिया गया है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी में दिया गया है डिसग्राफिया, ऑप्शन डी मानसिक विकलांगता। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अधिगम अक्षमता इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। अधिगम अक्षमता मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इनमें कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है अधिगम अक्षमता में डिसकैल्कुलिया शामिल है, डिसलेक्सिया भी शामिल है, डिसग्राफिया भी शामिल है, लेकिन मानसिक विकलांगता इसमें शामिल नहीं है और हमें शामिल नहीं है पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसको डील करते हैं। जैसे डिसकैल्कुलिया ये किसको बोलते हैं वो आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट करते हुए चलेंगे। चलिए, डिसकैल्कुलिया किसको बोलते हैं? तो डिसकैल्कुलिया जो होता है, गणित समझने में कठिनाई जो होती है उसे बोला जाता है डिसकैल्कुलिया। क्या बोला मैंने? गणित। ठीक है, गणित समझने में कठिनाई होती है, इसको बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। अब बात करते हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? ये होता है पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई। पहला समझ में आ गया। डिसकैल्कुलिया गणित को समझने में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने में कठिनाई है, और डिसग्राफिया जो है वो लिखने में कठिनाई है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। लिखने में कठिनाई, डिसग्राफिया पढ़ने में कठिनाई, डिसलेक्सिया गणित समझने में जो कठिनाई है वो है डिसकैल्कुलिया। ठीक है, और इसमें अक्षमता में जो शामिल नहीं है वो मानसिक विकलांगता शामिल नहीं है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका होती है। अब विद्यालय की जो संस्कृति है उसको निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका जो है वो किसकी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है शैक्षिक समितियां, ऑप्शन बी विद्यालय प्रमुख, ऑप्शन सी शिक्षक एवं पालक, ऑप्शन डी छात्र। तो विद्यालय की जो संस्कृति है उसको निर्माण करने का जो प्रमुख भूमिका है वो विद्यालय प्रमुख का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा में हमेशा होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में हमेशा क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए गत्यात्मक, ऑप्शन बी सुधारात्मक, ऑप्शन सी सकारात्मक, ऑप्शन डी नकारात्मक अभिप्रेरणा देनी। नकारात्मक जहाँ पे दिखेगा वो आपको काट देना है, नकारात्मक कभी भी आपको आंसर नहीं लेना है। समावेशी शिक्षा में क्या होना चाहिए? तो वो सकारात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहता है, वो विकसित कैसे करेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी अनुशासन की भावना विकसित कर, ऑप्शन सी में दिया गया है आदर्श रूप बर्ताव कर, ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? लगभग सभी आप सभी को आंसर जो है वो करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा? शिक्षक जो है विद्यार्थियों में कैसे करता है? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों की। ठीक है, विद्यार्थी यानी बच्चा। अब विद्यार्थी या बच्चा जो है वो क्या करता है? वो महान व्यक्ति को सुनकर, या जब शिक्षक महान व्यक्तियों के बारे में बोलेगा तो उसको वो क्षणिक मात्र के लिए रहेगा, मतलब जब तक वो सुन रहा है तब तक उसके बारे में वो सामाजिक मूल्य जो है वो
उसके अंदर रहेगा, कुछ देर बाद वो उसे भूल जाएगा। अनुशासन की भावना विकसित करके, अनुशासन जो है इससे सामाजिक मूल्य विकसित किया जा सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो आदर्श रूप में बर्ताव कर। जब बच्चा जो है वो अनुकरण करके सीखता है, मतलब बच्चा जो है वो देखता है जैसे उसके सामने शिक्षक जैसे बर्ताव करेगा, ठीक है, शिक्षक जैसा बर्ताव करेगा वैसा ही जो बच्चा है वो बर्ताव करेगा। विद्यालय में आप सभी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको आप देखे होंगे, वो एकदम सभ्य बन करके जाते हैं, बाल वाल नाखून वगैरह सब कट करके जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि बच्चा उनको देख करके अनुकरण करता है। बच्चा जब टीचर को देखता है, टीचर इतना सभ्य बन के आ रहा है, उनका बाल छोटा छोटा है, नाखून वो काट करके आ रहे हैं, तो बच्चा उन सभी चीज़ों को सीखता है देख करके, और अनुकरण करके जो सीखता है इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे बोला जा रहा था शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित कैसे करेगा, जब शिक्षक खुद सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करेगा, वैसा बर्ताव करेगा, तब बच्चा जो है उसका अनुकरण करके बच्चे में भी सामाजिक मूल्य जो है वो विकसित हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, साथ ही आपके कितने आंसर जो है वो सही है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं खुद आपके कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए बीमारी, ऑप्शन बी में दिया गया है कमजोरी, ऑप्शन सी भेदभाव, या ऑप्शन डी अस्पृश्यता। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? समावेशी शिक्षा आप सभी को पता होगा, समावेशी शिक्षा मतलब सभी के लिए समान शिक्षा, ठीक है, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो या सामान्य बच्चा हो, उन सभी को एक ही कक्षा में समान जो विद्या है वो प्रदान करना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा द्वारा भेदभाव दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? क्या बोला जा रहा है? सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी, इसके पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसे बोला जाता है विचार मंथन, ऑप्शन बी में व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी में दिया गया है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। सृजनशीलता को अगर बढ़ाना है, किसी बच्चे की जो सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, उसको अगर पोषित करना है, उसको अगर बढ़ाना है, तो अध्यापक को इनमें से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, वो आपको बताना है। जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करते हुए चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। अब क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या होता है विचार मंथन, वो समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, ठीक है, उसको उनमें जो है वो सृजनशीलता का पोषण हमें करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि बच्चे को किसी समस्या पर बिना किसी रोक टोक के नए और विविध विचार व्यक्त करना, ठीक है, ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या मैंने बोला? बच्चा जब किसी समस्या का बिना किसी रोक टोक के एकदम स्वतंत्र होकर के नए और विविध विचार व्यक्त करता है, ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। इनसे क्या होती है, बच्चों में जो है वो अपसारी चिंतन करने लगते हैं, बच्चे जो है वो अपसारी चिंतन करने लगते हैं। बच्चों का जो अपसारी चिंतन है उनको बढ़ावा मिलता है ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा, ठीक है, जो कि सृजनशीलता का एक आधार है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाया जा सकता है? अब कोई समस्या है, अब उसको मैं सॉल्व करने के लिए बच्चों को दूंगा, तो मैं क्या उसको व्याख्या के द्वारा उनकी, मैं बोलते जा रहा हूँ, बच्चा सुन रहा है, ठीक है, तो उससे सृजनशीलता क्या उनमें डेवलप होगा? नहीं होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री, मैं किसी चीज़ को दिखा करके या उनको सुना करके उन समस्या का समाधान करने के लिए कहूँ, तो उनमें वो सृजनशीलता नहीं आएगी। सृजनशीलता कब आएगी? जब बच्चा खुद से चीज़ों को सॉल्व करेगा, किसी समस्या का जब वो खुद सॉल्यूशन ढूंढेगा,
जब खुद वो समाधान ढूंढेगा, उसमें किसी भी प्रकार का उसको रोक टोक नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप से किसी भी समस्या का जब नया विचार या विविध विचार जब व्यक्त करेगा, इससे क्या होगा, उनका विचार मंथन होगा। अब विचार मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग ही क्या करता है, सृजनशीलता को बढ़ावा देता है। सृजनशीलता का ही यही एक आधार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। अब बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बच्चों को क्या बोला जा रहा है, सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। तो हमें शिक्षार्थियों को यह छोड़ दे देना चाहिए कि वो क्या सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी में दिया गया है सामाजिक, ऑप्शन सी संवेगात्मक या ऑप्शन डी ये सभी। क्या बोला जा रहा है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। इनमें से कौन सा प्रकार का जो विकास है वो विद्यालय और शिक्षक के द्वारा प्रभावित होता है। तो विद्यालय और शिक्षक के द्वारा मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है। इन सभी प्रकार के विकास जो हैं वो प्रभावित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वह किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है यानी कि IQ लेवल जो है वो 90 से 110 के बीच है, तो वो बच्चा जो है वो किस बुद्धि, ठीक है, तो बच्चा जो है वो किस बुद्धि श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किस बुद्धि श्रेणी के अंतर्गत आएगा ये आपको बताना है। क्या वो सामान्य बुद्धि में होगा या प्रखर बुद्धि या फिर उत्कृष्ट या फिर प्रतिभाशाली। 90 से 110 के बीच अगर बच्चे का IQ लेवल है तो वो किस बुद्धि श्रेणी में आएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि। ठीक है, अब इसको हम सभी चीज़ों को देख लेते हैं। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली, कितने से कितने लेवल के IQ को हम सामान्य मानते हैं ये हम देखते हैं। तो सामान्य का आप सभी को पता चल गया। ठीक है, सामान्य क्या होगा, सामान्य के लिए यहाँ पे दिया गया है 90 से 110 के बीच। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IQ लेवल का। ठीक है, 90 से अगर 10 है तो वो जो बच्चा है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रखर बुद्धि के लिए। तो प्रखर बुद्धि क्या हो जाएगा, प्रखर बुद्धि में बच्चे का जो IQ लेवल है वो 120 से 140 के अंतर्गत अगर है, ठीक है, 120 से 140 के अंतर्गत है तो वो प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं उत्कृष्ट की। तो उत्कृष्ट जो होता है वो 110 से 120 के बीच होता है। किसी बच्चे का IQ लेवल अगर 110 से 120 है तो वो उत्कृष्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली में क्या होता है, 140 से ऊपर अगर किसी बच्चे का IQ लेवल है तो वो प्रतिभाशाली बुद्धि का होगा। क्या क्या मैंने बताया वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। सामान्य बुद्धि कब होगा, सामान्य बुद्धि कब होगा, जब बच्चे का IQ लेवल 90 से 110 के बीच हो। ठीक है, बुद्धि लब्धि अगर बच्चे का 90 से 110 के बीच है तो वो सामान्य बुद्धि होगा। प्रखर बुद्धि के लिए 120 से 140 होगा तब। उसके बाद आपको याद रखना है उत्कृष्ट का क्या है, 110 से 120 और प्रतिभाशाली तो 140। ठीक है, आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है। साथ ही ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, ये आप समझ गए ना। ठीक है, अगर बच्चे का बुद्धि लब्धि 90 से, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर बच्चे का बुद्धि लब्धि क्या है 90 से 110 के बीच है, क्या मैंने बताया 90 से 110, तो वो सामान्य बुद्धि का होगा। अब बात करते हैं उत्कृष्ट का। ठीक है, लाइन से ध्यान से सुनना।
यहाँ पे हमने 90 से 110 की बात की। अब उत्कृष्ट में क्या हो जाएगा, 110 से 120 अगर बुद्धि लब्धि है तो वो उत्कृष्ट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखते हैं 120 से ऊपर, मतलब 120 से 140, ठीक है। 120 से 140 की अगर बुद्धि लब्धि है किसी बच्चे का तो वो प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अब बच्चा क्या, प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली के लिए हम देखते हैं 140 से ऊपर की बुद्धि लब्धि अगर है तो वो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका PDF मैं आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। निःशुल्क, आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है PDF के लिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख रहा होगा, आप जा करके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मक विधि, ठीक है। अगर हमें बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है, क्या मैंने बताया, वृद्धि और विकास का अगर हमें बच्चे का अध्ययन कराना है तो उसके लिए सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है वो मानी जाती है तुलनात्मक विधि को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याएं का कारण है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी। ऑप्शन बी, सामाजिक मनोवृत्ति। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, में ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्या का कारण कौन सा है। समावेशी शिक्षा, इसका जो प्रमुख समस्या का जो कारण है, पहला कारण तो है शिक्षकों में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति की कमी, ठीक है, सही पाठ्यक्रम का ना होना। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, मैं CDP का पूरा कोर्स, मतलब शिक्षक भर्ती का जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका पूरा कंप्लीट कोर्स एकदम निःशुल्क इस चैनल में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मेरा CDP के पहले चैप्टर पर रहेगा, जिसका नाम है वृद्धि और विकास, ठीक है। इस पर मैं थ्योरी प्लस MCQ लाने का सोच रहा हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आपको थ्योरी प्लस MCQ चाहिए या थ्योरी चाहिए या फिर सिर्फ MCQ विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये सभी चीज़ें आप कमेंट करेंगे। आपकी जो प्रतिक्रिया है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जैसा प्रतिक्रिया रहेगा उसके हिसाब से मैं काम करूँगा, तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन करके रखिए, जैसे मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए इतनी चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था। इंपॉर्टेंट है, वंशानुक्रम के लिए जो प्रयोग हुआ है चूहों पर वो किसने किया है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी में दिया गया है मैकडूगल, ऑप्शन सी में दिया गया है मेंडल, ऑप्शन डी में दिया गया है पावलोव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मेंडल ने जो वंशानुक्रम है उन पर संबंधित एक प्रयोग किया है जो कि चूहों पर था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ें। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखेंगे, सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। पहला कथन दिया गया है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, तो ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, विकास उकसाने या बढ़ाने से नहीं होता है। तीसरा दिया गया है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, तो ये भी करेक्ट है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये भी पॉइंट करेक्ट है और हमें सही नहीं है बताना था, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास जो है वो उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है
ICIDH का पूर्ण नाम क्या है? बोला जा रहा है ICIDH, इसका पूरा नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ICIDH का पूरा नाम ध्यान से सुन लेंगे। इसका जो पूरा नाम है वो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। आपको ध्यान में रखना है ICIDH का फुल फॉर्म क्या है, एक बार फिर से सुनना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। ठीक है, अब आपको इसे हिंदी में बताना है कि हिंदी में इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है क्षति, अक्षमता और निशक्तता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। ठीक है, यही मैंने बताया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। ठीक है, क्षति, अक्षमता और निशक्तता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बालक का विकास होता है। अब बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, या दोनों ओर से होता है, या इनमें से कोई नहीं? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करते हुए चलेंगे। बालक का जो विकास होता है, सबसे पहले बालक जो है वो अपने सर को संभालने लगता है। ठीक है, बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, खालिस्तान मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। खालिस्तान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मानसिक विकास से संबंधित नहीं होता है शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई। बच्चे की वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन से दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना हमेशा। क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो NCF है 2005 की रूपरेखा में कौन से दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 20 हर बच्चे की अनोखी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना। दूसरा दिया गया है बच्चे पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने सिखाने की प्रक्रिया प्रदान करना। तीसरा दिया गया है शिक्षकों को ही केंद्र बिंदु मानना। चौथा दिया गया है बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमें जब शिक्षण कार्य करना है तो शिक्षण कार्य केवल और केवल जो शिक्षार्थी है, यानी कि जो विद्यार्थी है, जो बालक है, उनको केंद्र मान करके करना है, ना कि शिक्षक को केंद्र मान करके। ठीक है, और हमें सहमत नहीं है बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें जो शिक्षण कार्य करना है NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में, ये जो चीज़ है वो शामिल नहीं है। शिक्षक को ही केंद्र नहीं मानना है, हमें मानना है बालक को केंद्र। ठीक है, बालक को केंद्र मान करके शिक्षण कार्य करना है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशाली होता है। खालिस्तान के कारण प्रतिभाशाली होता है, यह आपको बताना है। सामाजिक कारकों के कारण, या अनुवांशिक के कारण, वातावरण अभिप्रेरणा के अनुसार, या वातावरण अभिप्रेरणा के कारण, या ऑप्शन डी बी और सी का समायोजन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुवांशिक साथ ही वातावरण अभिप्रेरणा के कारण इनका जो समायोजन है, इनकी वजह से प्रतिभाशाली होता है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा में खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समावेशी शिक्षा है उसमें खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये आपको बताना है। अतिथि शिक्षक की, कला शिक्षक की, संसाधन शिक्षक की, या फिर खेलकूद के शिक्षक की, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनको सामान्य कक्षा में उनको विद्या जो है वो प्रदान करना, ये होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, क्या मैंने बताया, समावेशी शिक्षा क्यों लाया गया? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनको उनके साथ भेदभाव ना मान करके सामान्य जो कक्षा है उनमें उनको शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मुख्य भूमिका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा समाधान शिक्षक। अब समाधान शिक्षक क्या होता है? समाधान शिक्षक वे विशेषज्ञ होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में तालमेल बैठाने और उनकी विशिष्ट बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या मैंने बताया? संसाधन शिक्षक क्या होता है? वे विशेषज्ञ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में तालमेल बैठाने और उनकी विशिष्ट बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ है? तो भारतवर्ष में जो बाल विकास है वो 1930 में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकूल चिंतन, ऑप्शन बी स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी में दिया गया है अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, किसी भी समस्या को बच्चे को एकदम स्वतंत्र छोड़ देना, वो अपने नए विचार या विविध विचारों से उस समस्या का समाधान ढूंढे, ये होता है क्या? अपसारी चिंतन। वहीं पे बोला जा रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जा करके जब चिंतन होता है तो उसको बोला जाता है अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपसारी चिंतन ही क्या है? सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी का जो है वो आधार माना जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। चलिए आगे बढ़ें। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है वो आपको बताना है। तो वाइगोत्स्की ने कहा है यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। जो बाल विकास के बारे में उन्होंने कहा है यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा में शामिल है। समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। समावेशी शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मैं सारे चैप्टर्स का क्लासेस लेकर के आऊँगा। साथ ही आपने सिलेबस का वीडियो जो नहीं देखा है उनको जा करके ज़रूर देख लेना। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से जा करके आप सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको सही नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आया नहीं है, लेकिन एक पैमाना तैयार हो चुका है कि विषयवार एग्ज़ाम होने वाला है इस बार। तो मैंने एसएसटी के लिए जो सिलेबस है वो अपलोड कर रखा है, वीडियो अपलोड कर रखा है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो विषयवार होने वाला है, जिसमें विषय आधारित जो प्रश्न होंगे वो 70 प्रश्न होंगे, 70 अंक के, और 30 अंक जो है वो सामान्य जो है भाग हैं उनसे होंगे, जिसमें सीडीपी का जो अंक होगा वो 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी मेरे चैनल पे एकदम फ्री में कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करके रख लीजिए। चलिए, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक या सामाजिक रूप से बाधित बालक, किनको हम शामिल करेंगे? तो इसमें हम शारीरिक रूप से बाधित जो बालक है उसको भी शामिल करेंगे, मानसिक रूप से बाधित बालक इसको भी शामिल करेंगे, साथ ही सामाजिक रूप से बाधित जो बालक है उसको भी शामिल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड की बात हो रही है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एलेक्सिया, एलेक्सिया है तो एलेक्सिया एक प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, एक प्रकार की अक्षमता होती है। अब वो कौन सी अक्षमता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी में दिया गया है लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी में दिया गया है सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी में दिया गया है सुनने की अक्षमता। इससे पहले हमने तीन चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तीन डिसेबिलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जिसमें पहला था डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब गणित पढ़ने या फिर गणित समझने में जो कठिनाई हो रही थी उसको बोल रहे थे हम डिसकैलकुलिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मैंने क्या बताया था, पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। तीसरा मैंने आपको बताया था डिसग्राफिया। ठीक है, क्या क्या मैंने आपको बता रखा है, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में लिखने में जो कठिनाई होती है उसको हम बोलते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, इनमें एक चीज़ आपको कॉमन लग रहा होगा, एलेक्सिया और इससे पहले जो हम डिस्कस कर रखे हैं वो था डिसलेक्सिया। ठीक है, एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जो कि है डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया का मतलब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब क्या है, पढ़ने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। डिसलेक्सिया क्या है, वो पढ़ने में कठिनाई की जो अक्षमता है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड है एलेक्सिया। ठीक है, एलेक्सिया का भी मतलब होता है पढ़ने की अक्षमता या पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एलेक्सिया और इसी को ही बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। लेकिन इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में तो कॉमन चीज़ें क्या है, पढ़ने में कठिनाई को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं और पढ़ने में ही कठिनाई को हम एलेक्सिया बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको समझना होगा। जैसे डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया एक प्रकार की डिसेबिलिटी जो कि बच्चे में जो है वो जन्मजात रहता है। ठीक है, क्या मैंने बताया, अगर बच्चे में जन्मजात है, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर बच्चे में जन्मजात है, बच्चे में जन्मजात है या फिर विकास के दौरान उसमें ये डिसेबिलिटी आती है, या तो बच्चे में जन्मजात रहेगा या फिर विकास के दौरान ये डिसेबिलिटी अगर उसमें आती है, पढ़ने की अक्षमता उसमें आती है, तो हम उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। लेकिन एलेक्सिया क्या होती है, मस्तिष्क में किसी भी चोट से, मस्तिष्क में किसी भी चोट की वजह से अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो है वो पढ़ने की शक्ति जो है वो खो देता है तो उसको बोलते हैं हम एलेक्सिया। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आई। डिसलेक्सिया आपको ध्यान रखना है, ये जन्मजात होगा, और एलेक्सिया क्या होगा, चोट लगने की वजह से पढ़ने की जो शक्ति है वो खो देता है, तो उसको बोलते हैं हम एलेक्सिया। दोनों का मतलब पढ़ने में कठिनाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है NVLD का अर्थ है, NVLD का अर्थ आपको बताना है। NVLD का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, नई शाब्दिक सीखने की अक्षमता, या नौ शाब्दिक सीखने की अक्षमता, या इनमें से कोई नहीं। NVLD का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। क्या मैंने बताया, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये होता है उसका फुल फॉर्म। अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। ये भी एक प्रकार का डिसेबिलिटी है। ठीक है, ये भी एक प्रकार की अक्षमता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चों को चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती है। ठीक है, शब्दों को वो समझ लेते हैं, जो शब्द जो होता है उसको समझ लेते हैं। अब बच्चों को दिक्कत क्या होती है, इसमें अशाब्दिक, जैसे शब्द को वो समझ रहा है, शब्द को समझने में उसको दिक्कत नहीं है। NVLD मतलब नॉन वर्बल अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, जैसे नक्शे को पढ़ना। ठीक है, नक्शे को पढ़ने में उसको अक्षमता होगी, चेहरे के हाव भाव को पढ़ने में उसको समस्या होगी, कठिनाई होगी, शारीरिक भाषा को वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो प्रकार की जो अक्षमता है, ठीक है, जैसे शारीरिक भाषा को न समझना, चेहरे के हाव भाव को न समझना, सामाजिक जो संकेत होते हैं उनको समझने में अगर उसको दिक्कत हो रही है तो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे।
ऑप्शन ए कक्षा के साथ, ऑप्शन बी उच्च कक्षा के साथ, ऑप्शन सी में दिया गया है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, ऑप्शन डी जब वे चाहें। अगर आपके कक्षा में कुछ जो छात्र हैं वो मेधावी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होशियार हैं, आप उसे किस तरह से पढ़ाएंगे? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम कैसे लाएं, मैं सोच रहा हूँ थ्योरी प्लस एमसीक्यू। आप अपने से बताना क्या मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू लेकर के आऊँ या फिर एमसीक्यू लेकर के आऊँ, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें, वैसा लेकर के आऊँ, या चैप्टर वाइज सभी चीज़ों को पहले पढ़ाऊँ उसके बाद हम लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व करें। किस तरह के मैं पैटर्न लेकर के आऊँ वो आप बताना। साथ ही सीडीपी के साथ, ये जो सीडीपी है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज ही से, ठीक है। आप टाइमिंग मुझे बता देना, या तो मैं शाम को लूँगा या फिर मॉर्निंग में। शाम को मैं 6 बजे सोच रहा हूँ, शायद 6 या फिर 6:30 बजे शाम को इवनिंग में, या फिर आप मॉर्निंग में कोई टाइम मुझे बता देंगे, या फिर आफ्टरनून में, जो भी आपको टाइम जचता है वो टाइम आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस टाइम में क्लास लेकर के आना, मैं उसी टाइम में क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या करना है, किस तरह के प्रश्न लेकर के आना है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू लाना है या सिर्फ एमसीक्यू को करते जाना है। आप अपना जो राय है वो मुझे ज़रूर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारी क्लासेस के पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। और सिलेबस का मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, उसको जा करके वीडियो ज़रूर देख लेना। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अंक विभाजन करके ऑलरेडी पूरा बताया है। टॉपिक मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे कि किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे हमारा सिलेबस रहेगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक चीज़ और, मैं सोच रहा हूँ सीडीपी के साथ एक और सब्जेक्ट लेने का सोच रहा हूँ, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। क्या मैं इंडियन जियोग्राफी या इंडियन हिस्ट्री या फिर सीजी का कोई चीज़ें स्टार्ट करूं, वो मुझे आप कमेंट करके बताना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।